नमस्कार। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जिसमें यह कहा गया कि सरकार तो उनकी है, सिस्टम हमारा है। यह सिस्टम आखिर होता क्या है? ये 4 रैशनलिस्ट की हत्याओं में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको जानने और समझने से बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा ये सिस्टम सच दबाता है, सच छिपाता है और नैरेटिव को सच बताकर दुनिया के सामने पेश करता है। 4 रैशनलिस्ट की मौत हुई या कहें हत्या की गई। दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश। ये वामपंथी हैं, नक्सली हैं, ये देशद्रोही हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। हिंदू देवी देवताओं को इन लोगों ने गालियां देकर अपना जीवन यापन किया है। ये इस तरह के लोग हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम कर अपने जीवन को चलाया है। मतलब जिस तरह से आंदोलनजीवी होते हैं, ये नक्सलाइट्स हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुओं को गालियां देकर ये अपना पेशा चलाते हैं। लेकिन ये बताने वाला कौन है? क्योंकि इनकी मौत के ऊपर महाराष्ट्र, कर्नाटक से नहीं, पूरे देश में और इंटरनेशनल मीडिया में बवाल मच जाता है और कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। आज हमारे हाथ में एक किताब लगी है। किताब का नाम है द रैशनलिस्ट मर्डर्स, डायरी ऑफ रूइंड इन्वेस्टिगेशन। मौत हो गई, हत्या कर दी गई, इन्वेस्टिगेशन ऐसा किया गया कि जैसे कि किसी को फंसाना है, सच को छिपाना है। और यह किताब कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, बल्कि पूरा रिसर्च के ऊपर आधारित है। किसी की मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। और इस किताब को लिखा है डॉक्टर अमित थडानी साहब ने। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में जो पीड़ित है इस केस के, जिसको विक्टिम बनाया गया है, उनके लिए कोर्ट में आवाज उठाने वाले एडवोकेट वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कंट्रोवर्शियल बातें आप लोगों ने लिख दी है, इसमें बवाल मचने वाला है। क्योंकि नैरेटिव तो ये बनाया गया कि ये लोग जिनको मारा गया वो हिंदुओं के द्वारा मारा गया, हिंदू संगठन के द्वारा, और ये रैशनलिस्ट हैं। तो आज पहले एपिसोड में हम लोग 4 एपिसोड करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हत्या होती चली गई, उस हिसाब से हम लोग सीरीज निकाल रहे हैं। और इसके बाद एक कंक्लूडिंग, मतलब 5 वीडियो का एक सीरीज है जिसको आपको देखना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा सच से कैसे हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा भारी पड़ता है। तो आज हम लोग दाभोलकर के मर्डर से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले ये बताइए कि दाभोलकर की मौत किस सर्कमस्टांसेस में होती है? जी, तो डॉक्टर दाभोलकर एक एमबीबीएस डॉक्टर थे जो सो कॉल्ड रैशनलिस्ट बन के अपना पूरा करियर उसी में बिता रहे थे। वो कोई मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं थे बाद में, और काफ़ी सारे मूवमेंट्स में वो इन्वॉल्व थे। एक जाट पंचायत एजिटेशन था जिसमें वो उन्हीं दिनों में जब भी उनकी हत्या हुई है उसमें भी इन्वॉल्व थे। और सुबह बाहर टहलने शायद निकले थे और उनको एक पुल के ऊपर 2 लोगों ने उनको गोली मार के हत्या कर दी। विदिन 2 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए कि उनको उनकी विचारधारा के लिए मारा गया है और गोडसेवादी ताकतों ने उनको मार दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन अब शुरू भी नहीं हुई है और आपने पहले से ही नैरेटिव लगाना शुरू कर दिया कि किनको आपको ढूंढना है। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को पूरी तरह से बायस तरीके से ही अप्रोच किया गया था और उसी तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ गई इसमें। वो आप देखेंगे कि तुरंत जब ये मर्डर हुआ है 2 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। उनके पास से वेपन भी बरामद होता है, लेकिन वो हिंदूवादी नहीं है तो वेपन भी बोलते हैं। फिर बाद में फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट होने के बाद भी कि ये हथियार नहीं है,
और दूसरा रिपोर्ट भी जो 2 लोग को आपने अरेस्ट किया है उनको भी आप छोड़ देते हैं। फिर आप 2 ऐसे हिंदू वादियों का नाम लेते हैं 2 साल के बाद जो ऑलरेडी 5-7 साल से लापता हैं, और अब उनके नाम पे चार्जशीट इशू कर देते हैं कि उन दोनों ने खून किया है। मतलब 2 को पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया, फिर 2 को पकड़ा गया। पकड़ा ही नहीं, वो तो पहले से ही लापता थे। लापता थे। आप ये बताइए कि आप कोर्ट के अंदर इस केस में इन्वॉल्व हैं, क्या क्या लूप होल्स इसमें जो साफ साफ नजर आता है, ये पूरा जो केस दाभोलकर का, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके 2 पोर्शंस में जाना चाहिए। पहला पोर्शन में जाऊंगा चार्जशीट वाइज या एविडेंस वाइज। राइट। अब सीन ऐसा है कि एक ब्रिज है, मेन सिटी के अंदर की एक नदी जा रही है और ये नदी के ऊपर एक ब्रिज है, और उनका कहना ऐसा है कि ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के बाजू के एक बाजू में एक स्मशान घाट है, एक ये साइड में, और दूसरी साइड में मंदिर है। तो मंदिर के बाजू में पुल के एग्जैक्टली कॉर्नर में पुलिस की नाकाबंदी चली थी। उस वक्त जब मर्डर हुआ तब पुलिस के 2-4 लोग वहां पे दे वर प्रेजेंट देयर, ऐसा उनका कहना है, पुलिस का कहना है। ऐसी सिचुएशन में दाभोलकर ऐसे एक दूसरी साइड से चलते 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 आ रहे हैं, ब्रिज के ऊपर से अकेले चलते जा रहे हैं, और आई विटनेस कहते हैं कि 2 आदमी पीछे से भागते भागते आए, उन्होंने गोली मारी, फिर भागते भागते पीछे से रॉन्ग साइड से गाड़ी निकाल के चले गए। अब जो पुलिस वहां पे था जिसने एफआईआर करी है, वो कहता है कि मैंने तो गोलियों की आवाज नहीं सुनी। आप समझ लीजिए 100-150 फुट के से ज्यादा ये अंतर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, और गोली की आवाज तो बहुत दूर तक जाती है, और सुबह का वक्त है, बिल्कुल शांत होगा तो जाती है। लेकिन ये महाभाग कहते हैं कि मैंने गोली की आवाज सुनी नहीं। एक बड़े स्पीड से एक ट्रक गया, तो हमने देखा कि क्या हो गया, लोग जमा हो गए, तो देखा तो एक आदमी वहां पे पड़ा था एक्सेट्रा, वो लाइन से ये पुलिस बताते। अब मैं दूसरी कड़ी पे आता हूं। ये जो 2 लोग भागे, ऐसा जो आई विटनेसेस कहते हैं, तो सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन चला गया 2014 में। उसके पहले मतलब 20 अगस्त 2013 से मई 2014 के बीच में पुणे पुलिस के पास इसका इन्वेस्टिगेशन था। मैं तो कहता हूं महाराष्ट्र की पूरी पुलिस फोर्स इसमें लगी हुई थी, यहां तक कि उन्होंने प्लानचेट करने वाले एक बाबा को भी पकड़ा था। वो बोल रहा था कि मेरे शरीर में दाभोलकर आते हैं, और अब आप दाभोलकर से बात कीजिए और दाभोलकर आपको बताएंगे कि किसने मर्डर किया था। और ये स्टिंग ऑपरेशन हिंदुत्वनिष्ठ ने नहीं किया था, आपके आशीष खेतान ने किया था, जिसने तहलका में पहले बाबा बजरंगिया या उन लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया था। अब आप वो वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। मेरा तो आपसे विनती रहेगी कि उसका भी पोर्शन इस वीडियो में चिपका दीजिए, और इस ऑलरेडी अवेलेबल। उसमें ये जो कहता है कि मेरे शरीर में दाभोलकर आ जाते हैं, तो वो कैमरा में आपको दिखेगा, ये आदमी उठ के बैठ जाता है और पीछे बहुत बड़ी यीशु की एक तस्वीर लगी हुई है। तो आप समझ लीजिए कौन आदमी है। उसका नाम है ठाकुर, लेकिन घर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ये, और आगे ये कहता है कि मुझे सनातन के लोगों ने मारा। अब ये हो गया एक एपिसोड। उसके बाद में पुणे तो ये कोर्ट में पुलिस ये कह रही है कि बाबा ने बताया है। पुलिस ने, मैंने आपको एक कड़ी बताई, मैं आपको दूसरी कड़ी बताता हूँ, क्योंकि ये ना ऐसा एक से एक कनेक्टेड है, और शायद आपके दर्शकों को ये सुनते सुनते में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। शायद वो थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके आएंगे और आगे पीछे लेके जाएंगे, लेकिन ये आवश्यक रहेगा, क्योंकि मैं 8 साल से ये सब रोज देख रहा हूँ, तो मेरे लिए वो आंख बंद करके खाने जैसी बात है। कंफ्यूजन तो थोड़ा होगा। अब ये साइड में रख देते हैं। अब पुणे पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र की पुलिस ने, उन्होंने तुरंत एफएसएल को, फोरेंसिक लैब को खत लिखा कि भाई ये तो हाई प्रोफाइल मर्डर है, पूरा देश में ये है वो है, तो कोई भी पिस्तौल आपके पास आ जाए तो उसको टेस्ट कर लिए कि भाई ये जो गोलियां इनके बदन से निकली है कहीं ये मैच नहीं होता, ठीक है। तो उसमें पुणे पुलिस को फोरेंसिक ने बताया कि थाने से एक पिस्तौल बरामद हुआ है दूसरे एक केस में, ये फोरेंसिक से टैली होता है। तो वो उस लाइन से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। अब ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, पहला तो प्लानचेटिक इन्वेस्टिगेशन था, ये तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। इसमें उन्होंने पकड़ लिया खंडेलवाल और नागौरी, ये 2, इनके बारे में हिस्ट्री ऐसी है कि बहुत सारा आर्म डीलिंग, इलीगल आर्म सेलिंग, ये इनका ये था। और ये केस मतलब ये पिस्तौल उनसे उसी दिन बरामद हुआ था जिस सुबह दाभोलकर की हत्या हुई थी। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये कनेक्शन था, उनको अरेस्ट कर दिया गया। पुणे के 3 केसेस में लगातार उनको अरेस्ट करते गए, मतलब 45 डेज का पुलिस कस्टडी उनको लिया,
और ये जब 2 कोर्ट में आ गए, वो बोले राकेश मारिया जो एटीएस के वहां के तब के हेड थे और एक बहुत बड़ी फिगर थे, तो उन्होंने हमें 25 लाख रुपए देने का ऑफर किया और बोले आपके खिलाफ केस भी रखेंगे, हम जिसका नाम बोलते वो नाम ले लो, आपको छोड़ देते। यहां तक बात आती है, फिर सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन जाता है, ये दोनों ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। अब सीबीआई क्या करती है, सीबीआई वो सब बांध के, एक कपड़ा उसको बांध के सील करके ऊपर डाल देती है और सीबीआई कहती है कि चलो अभी सनातन का इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि जैसे आपने बहुत उचित तरीके से कहा कि एक नैरेटिव बना है। तो सनातन के 25-30 साधकों का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब सनातन संस्था का एक न्यूज़पेपर निकलता है, सनातन प्रभात। जाहिर है कोई न्यूज़पेपर निकलेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो सुबह होगा, अर्ली मॉर्निंग। हाँ, तो जो दैनिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसका मोबाइल तो रोम होगा। तो उस ब्रिज पे जिन 2 साधकों का मोबाइल रोम हो रहा था उस दिन, उनको एक बार बुलाए, दूसरी बार बुलाए, फिर ब्रेन मैपिंग के लिए बुलाए, और ये वही लाइन थी कि इनका तो रोमिंग मिला था तो अरेस्ट कर देंगे और 2-4 लोगों के अरेस्ट कर देंगे। उसको तो बाद में प्रूव करना है कि भाई मैं तो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। एक बार आप उनको बांध दो, एक लेबल चिपका दो, आगे का देखा जाएगा। हमें ये पता चला और फिर हमने उनके साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बता दिया कि भाई देखो ये चल रहा है। उसके बाद वो भी पैक हो गया, वो भी ऊपर पार्सल बन के चला गया। उसके बाद सीबीआई ने सनातन के पनवेल के यहाँ उनका एक आश्रम है, उस पर रेड मार दिया। रेड में मिला क्या? कुछ नहीं। लेकिन बात यह है कि ये रेड होने वाली है, इसका ट्वीट आशीष खेतान जल्दी सुबह सुबह कर देते, जबकि सीबीआई वहां तक पहुंची भी नहीं। आश्रम में कुछ मिलता नहीं। 1 जून से 10 जून डॉक्टर तावड़े, जिनको अरेस्ट कर दिया बाद में, उनको रोज सीबीआई उनके हेडक्वार्टर बुलाती है। ये रोज वहां पे जाते हैं, रोज शाम को वापस आते हैं। अब कोई आदमी ने असल में खून किया होता तो वो भाग जाता ना भाई, 10 दिन क्यों जाता? ये 10 दिन गए, 1 जून से 10 जून तक ये गए, 10 जून को उनको अरेस्ट कर दिया। अब क्या थ्योरी आई? अब थ्योरी ऐसी आई कि डॉक्टर तावड़े इज द मास्टरमाइंड। आउट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये क्षात्र धर्म साधना के अनुसार इन्होंने दाभोलकर को मारा। किसने मारा? तो इन्होंने नहीं मारा। तो सारंग अकोलकर और विनय पवार, ये दो जो पिछले 5-6 साल से मिल नहीं रहे थे एनआईए को, उनकी छानबीन ये कर रहे थे दूसरे एक केस में, उन्होंने मारा। तो ये तो है नहीं, तो जो आदमी है नहीं वो आके कैसे बताएगा कि मैं निर्दोष हूं? तो आएगा नहीं, तो डाल दो, तो डाल दिया। अब ऐसे हो गया कि ये दाभोलकर फैमिली और पानसरे फैमिली ने हाईकोर्ट में पिटीशन किया था कि इसका मॉनिटरिंग किया जाए। ऑफ कोर्स ये मैं थोड़ा बाद में, ये दूसरी कड़ी है, मैं एक कड़ी से जा रहा हूं। अब ऐसे हो गया कि ये 2 लोगों को उन्होंने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया और डॉक्टर तावड़े को अंदर डाल दिए। हम बेल के लिए गए, बेल नहीं मिला, तो हम बोले चलो ट्रायल चलाइए, 2 शिफ्ट में चलाइए। आपने चार्जशीट तो फाइल कर दिया। सीबीआई आ गई हाईकोर्ट में, साहब हमने तो ये फाइल किया है लेकिन ट्रायल नहीं चलाई है। क्यों नहीं चलाई है? ये जो बुलेट्स है ये हमको स्कॉटलैंड यार्ड भेजनी है। और हाईकोर्ट बोलता रहा चलो भेजो भाई, आपको कितना दिन चाहिए? 4 दिन चाहिए, लीजिए 8 दिन दे दिया। 2 महीना चाहिए, 6 महीना दे दिया। ये तरीके से हाईकोर्ट बढ़ाता रहा। ये मैं उपमा के स्वरूप में कह रहा हूं कि जो एट द ड्रॉप ऑफ हैट जिसको कहते हैं, उस लाइन से। अब ये क्यों हुआ, उसकी एक अलग थ्योरी है। यहां तक जाएं या आपको इसके बीच में कुछ और सवाल है? नहीं, मुझे एक चीज ये जानना है कि ये जो आप ये बताइए कि आपने किताब लिखी, ये रैशनलिस्ट नाम के जो जंतु पाए जाते हैं महाराष्ट्र में ज्यादा, इसकी फंडिंग करता कौन है? तो इनकी तो फंडिंग बाहर से भी थी और लोकल भी इनको सपोर्ट है, अच्छा खासा पॉलिटिकल सपोर्ट है काफ़ी सारा। करोड़ों रुपए के फंड्स पड़े थे अकाउंट में, रिटर्न्स फाइल नहीं किए गए, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। 5-7 साल तक इन्होंने आईटी रिटर्न्स नहीं फाइल किए, जबकि इनके नॉर्मल अकाउंट में करोड़ों रुपए एफडी में डाले गए, म्यूचुअल फंड में डाले गए। मतलब मनमर्जी चल रहा है। हाँ, और उनको सिर्फ कौन क्या बिगाड़ लेगा हमारा, और उनको सिर्फ 500 रुपए फाइन देके छोड़ दिया गया। वेल कनेक्टेड लोग हैं, यही कह सकते हैं हम। फिर जुडिशरी में बैठे हुए लोग क्या है फिर? ये जजेस और ये जो सारी चीजें जो उनको प्लेटर में दिया जा रहा है। एक अभी तो हाल में एक केस चल रहा है, वो भीमा कोरेगांव में जो फंसे हुए गौतम नौलखा, उनके लिए आप सब कुछ जो है प्लेटर पे डाल देते हैं। और यहाँ आप जैसा बता रहे हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड भेजना है,
किस लिए भेजना है, और उसमें वो टाइम जो है वो जा रहा है। क्या जजेस को ये नहीं समझ में आता कि भाई अगर आपने चार्जशीट दायर कर दी है, आरोप लगा दिया गया है, आप उसके ऊपर जिरह करके मामले को खत्म कीजिए। ये तो टाइम बाय करने का मतलब है कि आप पूरे सिस्टम को ही बकायदा जो आप कहीं और लेकर के जा रहे हैं। तो फिर आपकी कहानी कहाँ आगे बढ़ी? अब ये कहानी का मैं दूसरा एपिसोड बताता हूँ। यहाँ तक आ गए, मेरी वाचकों से दर्शकों से विनती रहेगी कि इसको एक बार चाहे तो देखे और फिर यहाँ से आगे देखे। अब यहाँ पे क्या हो गया देखिए, एक आदमी अंदर डाल दिए, दो लोग जो ऑलरेडी कहीं नहीं है उनको, दो आई विटनेस से उनका स्केच आइडेंटिफाई कर लिए, हाँ, और बोले चलो ये तो हमने चार्जशीट फाइल कर दिया और सनातन संस्था को एक लेबल लगा दिया, बस एक काम हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इस प्रोसेस में 2016 आ गया था, 2013 से 2016 तक और 2 मर्डर हो चुके थे। 2015 में पानसरे का और उसी के मतलब फरवरी 15 में पानसरे और अगस्त 15 में कलबुर्गी। अब किसी को तो शायद लगा कि ये तीनों को एक ही लेबल लगाए तो और अच्छा रहेगा, तो इन्होंने क्या किया, तीनों जगह के जो एम्प्टी कार्ट्रिजेस जो पिस्तौल से नीचे गिरती है वो कार्ट्रिज, और जो शरीर के अंदर बरामद हुई थी वो बुलेट्स, वो कहीं पे फोरेंसिक में भेजा जाए और देखा जाए कि भाई ये क्या है, इसमें कुछ है क्या। अब क्या होता है देखिए, उनके कहने के हिसाब से दाभोलकर केस में एक पिस्तौल इस्तेमाल हुई थी, सीक्वेंस वाइज फर्स्ट, सीक्वेंस वाइज सेकंड, पानसरे केस में 2 पिस्तौल इस्तेमाल हुई थी, और सीक्वेंस वाइज थर्ड कलबुर्गी केस में 1 पिस्तौल इस्तेमाल हुई थी। तो बेंगलोर के फोरेंसिक लैब ने यह रिपोर्ट दिया कि पानसरे केस में जो 2 पिस्तौल इस्तेमाल हुई है, सपोज पिस्तौल ए और पिस्तौल बी, तो उन्होंने ये कहा कि पिस्तौल बी जो है वो बाद में कलबुर्गी केस में इस्तेमाल हुई और पिस्तौल ए जो है वो पहले दाभोलकर केस में इस्तेमाल हुई, और इसलिए ये तीनों मर्डर इंटरकनेक्टेड है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, 2 पिस्तौल पानसरे केस में इस्तेमाल हुई, पिस्तौल एक जो है वो पानसरे केस में इस्तेमाल हुई, कलबुर्गी केस में बाद में इस्तेमाल हुई थी, उसी से गोली मारी गई थी, और दूसरी पिस्तौल जो है वो पहले पानसरे खून के पहले दाभोलकर केस में इस्तेमाल हुई थी। इसलिए तीनों केसेस कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि एक पिस्तौल तो भाई आपके तिजोरी में पहले पड़ी थी, दाभोलकर केस में जो खून जिस पिस्तौल से हुआ था वो तो आपको बरामद हुई थी। अब इसका मतलब ये हो गया कि पानसरे केस के मर्डर के दिन सीबीआई के तिजोरी से वो पिस्तौल बाहर आ गया, पानसरे को गोली मार दी गई और फिर वापस उसको रख दिया। एग्जैक्टली। अब इसको कैसे तोड़े, और इसी लाइन पे तो बेल हो गई। अब बेल भी हो गई, नाक भी कट गई, मूंछ भी चली गई, क्या करें। तो फिर इन्होंने हाईकोर्ट को बोला भाई साहब हमको ये स्कॉटलैंड यार्ड भेजना है कि अब ये हमसे हो नहीं रहा, अब क्या करें। अब बोल भी नहीं सकते कि भाई हम तो फंस तो गए, बोल भी नहीं सकते। हाईकोर्ट भी हाँ चलो आप स्कॉटलैंड यार्ड भेजो। अगर ऐसा होता कि मंगल ग्रह पे कोई ऐसी एजेंसी है तो ये बोलते आप मंगल पे भेजो, वो अलग बात है। अब यहां पे उन्होंने ट्रायल पे स्टे लिया, ये बताते हुए, मतलब ट्रायल नहीं चलानी है क्योंकि ये जो कार्ट्रिज है ये है वो हमको कोर्ट के सामने रखना है, ये हम नहीं रख सकते क्योंकि हमको स्कॉटलैंड यार्ड भेजनी है। दिसंबर 2016 में सीबीआई ने स्टे लिया हाईकोर्ट से, और जनवरी 17 में उसी हाईकोर्ट के दूसरे कोर्ट जज के सामने सीबीआई कहती है कि साहब हम तो ये स्कॉटलैंड यार्ड भेज नहीं रहे क्योंकि हमारा स्कॉटलैंड यार्ड के साथ ट्रीटी कुछ करार है नहीं। तो हमने क्या किया, गुजरात में एक फोरेंसिक लैब से वो रिपोर्ट ले ली। तो हाईकोर्ट बोलता है तुम लोग तो साल भर मुझे यही बताते रहे कि भेजना है, हु प्रिवेंटेड यू टू टेक दिस अर्लियर। नहीं साहब वो तो रह गया। अब हो गया जनवरी 17 में, फिर भी हाईकोर्ट से स्टे कंटिन्यूड चलाना नहीं है, पता है कि ये सब तो रहने वाला नहीं है, ये दूसरी चीज थी। लेकिन ये सवाल शायद आप मेरी तो विनती रहेगी कि ये सवाल फिर एक बार उठाना चाहिए कि पानसरे पिस्तौल में अगर वो दाभोलकर वाली पिस्तौल इस्तेमाल हुई थी तो सीबीआई की छानबीन, सीबीआई के अफसरों का इंटरोगेशन क्यों नहीं हुआ। सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको ही जेल में डालना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। जी बिल्कुल, कि आप कुछ भी कर दें और यहाँ पे दलाल पत्रकारों का जत्था जो है छाती पीटेंगे कि हिंदुस्तान में जो है रैशनलिस्टों की, इन देशद्रोहियों की जो है वो मौत हो जा रही है, वो हिंदूवादी संगठन। अब मेरी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। अच्छा हाँ, अब यहां तक आ गए। यहां तक तो एक ऐसे गया, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, हमने देख लिया। अब आगे का ट्विस्ट देखिए।
मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, डॉक्टर तावड़े को अरेस्ट किए, बोले सारंग अकोलकर और विनय पवार ने गोली मारी ऑन द बेसिस ऑफ आई विटनेस सेइंग कि ये वही लोगों के स्केच है, हम आइडेंटिफाई कर देते। ये घटना है 2016 की। अब क्या हो गया, 2017 में जब गौरी लंकेश की हत्या हो गई तो वहां पे कुछ कुछ ढोल बजने लगे, कुछ कुछ लोग अरेस्ट होने लगे। हाईकोर्ट फिर इनको पूछने लगा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। अब प्रॉब्लम हो गई। अब 2018 में सीबीआई दूसरी चार्जशीट फाइल करता है। एक ब्रिज है, एक आदमी जा रहा है, पीछे से 2 लोग आके गोली मार के फिर भाग रहे हैं। 2016 में ये 2 लोग थे, सारंग अकोलकर और विनय पवार। अब 2018 में सीबीआई बोलती है वो तो नहीं थे, ये तो शरद कळसकर और सचिन अंदुरे थे। वाह, सीबीआई को गोल्ड मेडल देना चाहिए। एक साल में उनको प्रेसिडेंट्स मेरिट फॉर मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड दिया है ये सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको, यही केस से रिलेटेड। यही केस से रिलेटेड। वाह, फिर अब क्या आगे चल रहा है, कहां तक ये पहुंचा है केस? अब सीधी बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन के अपडेट्स नहीं होते। इन्वेस्टिगेशन कोई वेब सीरीज नहीं है, पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 बाद में रिलीज किया, 10 एपिसोड अभी आए। वो तो चार्जशीट आएगा तब मालूम चलता है कि एडिशनल चार्जशीट से कहानी कहां ट्विस्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन एक लाइट के रे जैसी है, जानी है तो ऐसे ही जानी है, आगे कितनी भी आगे चली जाए। लेकिन ये ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर आगे गई, फिर पीछे आई, ये तो नहीं हो सकता। अब ये इशू पकड़ के हाईकोर्ट ना कभी इनको पूछती है ना कुछ करती है। मीडिया ट्रायल की क्या समस्या है सर, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मैं उन लोगों, आप तो डॉक्टर है, पेशेंट की पेन क्या है पेशेंट समझता है, पेन उसको है, लेकिन ये जब खड़े होंगे पेशेंट के बाजू में तो उनको भी तो वो एहसास हो जाएगा। वो एहसास मेरे दिल में वही एहसास है कि ये लोग क्या भुगत रहे हैं। आपको बताता हूं बेल कैसे रिजेक्ट होती है, डॉक्टर तावड़े की ही बात बता। हमने सेशन कोर्ट में पुणे के बेल फाइल करी, मैंने आर्ग्यू किया, जस्टिस जज नावंदर करके थे तब, अभी ट्रांसफर हो गया उनका, सत्यनारायण नावंदर जी। तो वो कहते हैं मैं डॉक्टर तावड़े को बेल नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता कि ये है इन एडिशन टू दिस, इसके सिवाय ये जो डॉक्टर तावड़े है उसको टेरर केस में पहले शिक्षा दी गई है, वो दोषी माना गया है, और जब इसका हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग था, हाईकोर्ट ने वो पेंडिंग अपील उसको बेल दिया है, बाहर आया और उसने ये किया। भाई इसके खिलाफ तो कोई एक एनसी नहीं है, आपने टेरर केस में कन्विट कैसे कर दिया? कौन पूछेगा हमको? ये पद्धति से जा रहा है। इसलिए मतलब मैं एट द कॉस्ट ऑफ टाइम ऑफ योर व्यूअर्स मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि ये स्थिति में उन्होंने ये किताब लाई है। आप समझिए, मतलब मैं तो आपको अभी टिप ऑफ आइसबर्ग बता रहा हूं। जो फाइनेंशियल्स के बारे में आपने इन्हें पूछा, अगर आप मुझे भी पूछे तो शायद मैं और उसमें बता सकूं, क्योंकि ये आगे की हम चर्चा करेंगे। वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया है, इस पे तो हम लोग सीरीज चलाने वाले हैं। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है कि सारी डिटेल्स जो है आपने किताब में इसे डाला है। चारों मर्डर केस के ऊपर बड़े बड़े खुलासे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए। और आपका इस एपिसोड के लिए धन्यवाद कि आपने बड़ी मेहनत से इस दाभोलकर केस के ऊपर आपने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पूरा बॉस्ड अप है। गजब है हिंदुस्तान की जुडिशरी भी। किसी के नाम के पीछे बस ये लगा दो कि वो किसी हिंदुत्ववादी संगठन के लिए काम करता है तो उसको जेल में सड़ने दो, कोई किसी के लिए कोई चिंता नहीं है। अभी हाल में जो रियल में टेररिस्ट है, जिसके वीडियोस चाहे वो अलीगढ़ में भाषण दे रहा हो, चाहे वो 5 नेटवर्क में अमेरिका में जाकर के हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान की तोड़ने की पैरवी करता हो, इस तरह के नक्सलाइट्स के लिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कलेजे में धड़कन जो बढ़ जाती है, ये नौलखा के केस में मैंने देखा। गौतम नौलखा को न सिर्फ वो हाउस अरेस्ट में था, एक पिटीशन, पहली हियरिंग, और आप उनको कहते हो कि भाई इनको उससे बाहर करो, उनको जो है आप डालो सीपीआई के दफ्तर के अंदर। एक जो टेररिज्म में फंसा हुआ व्यक्ति है, जिसके सारे सबूत मिले हुए हैं, उसको आप कहते हो भाई सीपीआई पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में बैठ करके वहां से एजेंडा चलाओ, लोगों को मिलने दो,
खाना घर से आएगा। और मालूम चलता है कि जॉर्ज सोरोस का पैसा दलाल पत्रकारों का, ये जो डीजी पब और पता नहीं क्या क्या संगठन देश में खुल गए हैं, जो विदेश से जॉर्ज सोरोस से पैसे खा करके पैसा किसको भेजते हैं, तो ये टेररिस्ट गौतम नौलखा को। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी सच्चाई इस देश को जानना जरूरी है, लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में हम पंसारे के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान की एजेंसियों ने उनके मर्डर केस में भी सच को छुपाया और नैरेटिव को दुनिया के सामने रखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।